हेलो। मेरा ये मैं ही खींच के रखा था। ये मैं रखा हूँ भाई, रेमिनी से बनाया हूँ ना, मैं भी इसी के बनाया हूँ। कल वो क्या नाम है, साहिल की भी बनाया हूँ। साहिल की एक फोटो वो वाली जिसमें बाल ऐसे किया, उसमें खलनायक वाला गाना भी लगा दिया हूँ। हाँ, वो खलनायक वाला गाना भी लगा। रुको अभी दिखाता हूँ तुम लोग को छुट्टी में ना। धनंजय का एक तो डांस बहुत डेंजरस है मेरे पास। हाँ तो दिखा दो, मेरा वीडियो तो तुम ही लोग मेरे को भेजो। कितना बढ़िया डांस था मेरा, किसी को दिखाना नहीं, कहीं बेहोश ना हो जाए। हो गया, पढ़ाई में आ जाइए। कल तुम क्यों नहीं आए थे? तबीयत इस समय सबकी खराब है, मेरी भी खराब है। जैसे आप अपनी तबीयत को समझते हैं, ऐसे हमारी भी तबीयत को समझ लिया करें, है ना। कभी खुशी खुशी बोल दिया करे कि सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए सर, 1 हफ्ते तो रहे। अच्छे बताओ, 1 हफ्ते बाद ईमानदारी से कौन कौन नहीं आएगा? देखो, कोचिंग के मास्टर के पास आके बोलने के लिए करेजा चाहिए कि अब मैं नहीं आऊंगा। वो करेजा सबके पास नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। 1 साल एक लड़की फीस दी थी, तो मैं समझ गया अगले दिन से आएगी नहीं। वो 2-3 सेकंड यहाँ खड़ी थी फीस देने के बाद, कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाई थी, फिर चली गई थी। कुछ आके टकराया क्या? चलिए, ये पानी केवल हमारे लिए है और आप पहले पी गए होंगे, है ना। वीडियो वालों को दिक्कत हुई होगी मेरे मधुर ध्वनि से। आज कौन सी क्लास है? अरे शांत रहो यार। लेक्चर नंबर 18, चैप्टर 2 की कौन सी क्लास है? ये 3rd। कल हमने क्या पढ़ाया था आप लोग को? परावैद्युत माध्यम। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। परावैद्युत माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं। उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, प्रभाव पड़ जाता करता है, बल और लग जाता करता है। फिर ये बताए 2 प्रकार के थे, एक कौन सा है ध्रुवीय और दूसरा कौन सा है अध्रुवीय। ध्रुवीय यानी जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग पाए जाते हैं, और अलग अलग पाए जाते हैं तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। लेकिन जो अपना अध्रुवीय वाला है उसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग नहीं पाए जाते, इसलिए उनका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। अब वो द्विध्रुव ही नहीं है तो आघूर्ण कहाँ से आएगा? जब प्लस माइनस अलग हो जाएगा तब कुछ आघूर्ण आएगा। फिर हमने यहाँ देखा कि विद्युत क्षेत्र जब लगाते हैं तो पूरा का पूरा एक प्रक्रिया होती है जिसमें से धनावेश के केंद्र एक तरफ, ऋणावेश के केंद्र एक तरफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावैद्युत ध्रुवण। वहां पे प्रेरण लिखा है, तुम ध्रुवण लिखना, पोलराइजेशन, है ना, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी परावैद्युत ध्रुवण। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां चले जाएं और सभी वीडियोस को देख लें। उसके साथ आप लोग ये मेरी बनाई हुई नोट्स है, इसको खरीद लें। ये पतली सी है, अगर नहीं पढ़ना हो इससे मत पढ़ो। बाकी देखा गया है कि इससे एक एक ऑब्जेक्टिव फंस जाता करता है। पिछले साल एक नहीं फंसा था, लेकिन अगर दिमाग लगाते तो बन जाता कि नहीं? वही जो कल बताया था वो इसमें नहीं था, लेकिन दिमाग लगाते बन जाता। तो 70 नंबर के पेपर में जहाँ से 69 नंबर आ रहा है, वो बुक मेरे हिसाब से अच्छी बुक मानी जाती है। परीक्षा अध्ययन में ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 ही दिए हुए हैं, 20 ही दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह 20 से बना के देता करता है। मैं ये नहीं कह रहा परीक्षा अध्ययन बेकार है, बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक, लेकिन इसमें आपको तरीका ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी कलर में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री की भी क्लासेस लग रही हैं, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। हाँ, तो अब पढ़ाई में आ जाते हैं हम लोग। आज है टॉपिक जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये पिछले साल लगता है क्वार्टरली या हाफ ईयरली में आया था। ये जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 है ना, ये जो टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ ये कभी पेपर में नहीं आया है। टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत सरल टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में आना चाहिए। इसे कहा जाता करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग क्या होती है यार? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं ऐसे बोलते हैं इसकी स्पेलिंग क्या होती है तो लोग सोचते हैं सही न बनती होगी। सही नहीं बनती। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के पहले स्थितिज ऊर्जा समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई ये धरती तल है, यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा है और इस पर नीचे की ओर जो चीज लग रही होगी वो भार कहलाती है कि नहीं? जब हम इसको यहाँ से जमीन से h ऊंचाई पर लाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है ना। तो हमें इसे h ऊंचाई तक लाना है, इसमें बल लगाएंगे तो यही चीज क्या कहला जाती है? कार्य कहलाती है कि नहीं? और ये जो बल होता है
ये बल कितने के बराबर होगा, ये जो हम ऊपर की ओर इसमें बल लगाएंगे ये बल किसके बराबर होना चाहिए, ये बल होना चाहिए लगभग mg के बराबर, तभी ना ये ऊपर जाएगा। इस भार के बराबर ही बल लगे, या बराबर से थोड़ा सा ज्यादा लग जाए तो नीचे से धक्का खा के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जैसे उत्प्लावक बल वगैरह पढ़े होगे कि भार से ज्यादा जब बल ऊपर की ओर लगता है, हवा का घर्षण फलाना ढिकाना, तो यहाँ पे जो बल की वैल्यू है ये हम क्या रख देंगे, mg रख देंगे। तो कितना आ जाएगा W इक्वल टू, ये W इक्वल टू आ जाएगा mgh, असली मसाले सच सच, और यही क्या कहला जाता है, U इक्वल टू mgh। ये हम लोग पढ़े थे, और यही किसका फार्मूला है, ओनली स्थितिज ऊर्जा का है। ये नॉर्मल से पिंड में काम करता था। अब हम जानते हैं कि जैसे हम द्रव्यमान भार ये सारी चीजें देख रहे थे, वही अब कन्वर्ट होके क्या बन चुकी हैं, आवेश। सब कुछ आवेश बन चुका है ना। तो आवेश वाले में भी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो यही है, कार्य है। क्या है, कार्य। यहाँ भी आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि आवेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र में या फिर कहीं भी ला रहे हैं, तो जितना कार्य करना पड़ रहा है वही स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, जो विभव की परिभाषा है वही स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है, क्योंकि विभव ही स्थितिज ऊर्जा है। अगर एकांक आवेश ले लें, विभव ही स्थितिज ऊर्जा है यदि हम आवेश की मात्रा 1 कूलाम कर दें। बात समझ में आ रही है, अभी बताता भी हूँ, पहले इसको समझो। ये क्वार्टरली हाफ ईयरली में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। एक काम करना, तुम लोग को ये जो पिछले साल का क्वार्टरली एग्जाम था ना, उसका सोल्यूशन मेरे ऐप में बनान रखा है, ठीक है, फिजिक्स का फोकट में रखा है, जिसको चाहिए ले लेना। पूरा बढ़िया से मैं टाइप्ड पीडीएफ बनाया था, उसमें एक ही चीज थोड़ा गलत कर दिया था, लगता है गॉस पर में था। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मिल जाएगा पिछले साल वाला, उससे आइडिया मिल जाएगा, लगभग वही तो था, कुछ कोर्स में परिवर्तन नहीं। ऐप में जाना, उसमें प्रीवियस ईयर का ऑप्शन मिलेगा, 2024 का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 23-24 क्लिक करना, एक तो बस डला यार फिजिक्स का, वो मैं टाइप करके बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था उसको देख लेना कि क्या क्या आया था पिछले साल, ठीक है। एक सुन लिए, जिसको देखना होगा बताने वाली चीज आती। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि किसी जगह में मान लो कोई क्यू चार्ज है, इसको हम यहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक। पहले ये कहाँ पर था, अनंत पर, अब ये मान लो किसी बिंदु P पर आया है, ठीक है। पहले अनंत पर था, अब ये बिंदु P पर आया, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो पहले यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं था, यानी यहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं थी, है ना। तो अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र से अपने कोई मतलब नहीं, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जितना कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता करता है, स्थितिज ऊर्जा। अब मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है तब कार्य आएगा, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तब कार्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज जीरो, यहाँ भी वोल्टेज जीरो, तो कार्य भी क्या होगा, जीरो। जब वोल्टेज समान होता है तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये हमने समविभव पृष्ठ में पढ़ लिया था। समविभव पृष्ठ 24 में आ चुका है, तो 25 में शायद ही आया, 99.99% चांस नहीं आएगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है, इस बुक में सब मिल जाएगा, बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा ऐप में। इसमें लिखा है विभिन्न बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने अथवा पास लाने में किया गया कार्य उन आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बात समझ में आई। आवेश हैं खूब सारे, और आवेश खूब सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, निकाय बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3 आवेश हो गए, 1 2 3, ये एक सिस्टम बना दिए, ठीक है। इस सिस्टम में आवेशों को हम या तो पास ला रहे हैं या तो दूर ले जा रहे हैं, या फिर अनंत से 3 आवेशों को हम पास ला रहे हैं, एक जगह पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा आया। तो ये जो होता करता है कार्य, आवेशों को पास लाने अथवा दूर ले जाने में किया गया कार्य, वही कहलाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो विभव की परिभाषा है वही है, बस एकांक आवेश न बोलना है। उसमें एकांक आवेश बोले थे ना, यहाँ एकांक आवेश न बोलना, हो गया। यहाँ यही बोल देना है, अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेने में, या फिर अनंत से, या फिर कहीं भी बोल दो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। जैसे पुरानी वाली स्थितिज ऊर्जा थी कि एक m द्रव्यमान के पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब वो बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे तो दूरी देखी जाएगी, कितनी दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए तो हमने वो फार्मूला प्रूव किया था, जो v इक्वल टू आता करता था, v इक्वल टू क्या आया था, k इंटू क्यू अपॉन आर, आया था कि नहीं। जहाँ पे ये जो आंसर आता था किसी बिंदु आवेश के कारण आता था, बस यहाँ कोई अभी बिंदु आवेश नहीं, ठीक। परिभाषा क्लियर है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, परिभाषा बुक वाली तो है ही, अगर तुम्हें अपने से लिखना हो तो क्या लिखोगे,
अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। एकांक शब्द हटा देना, बाकी सगला टिक देना। हो गया? तो कॉपी में लिखे भी होगे, जहां तक मैं लिखाया ना होंगे ये टॉपिक। हाँ, यही परिभाषा जो इसमें है, हाँ सबकी वही है। तो ये हो जाएगा एक बिंदु आवेश के लिए, फिर दो बिंदु आवेश के लिए, फिर तीन बिंदु आवेश के लिए। टोटल कितने के लिए लगाएंगे हम? 3 ठो के लिए लगाएंगे। और ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या? ये एक प्रकार का कार्य है। ठीक, समझ गए? तो सबसे पहले हम किसके लिए लगाएंगे? एक बिंदु आवेश के लिए। देखा हजारों दफा आपको, एक बिंदु आवेश के लिए लगाएंगे। तो मान लो कि ये कोई आवेश है, रुको लाल हरा ले लो, कोई आवेश है ये है, और ये कहाँ रखा है? बहुत दूर रखा हुआ है। इसको अनंत से हम कहाँ ला रहे हैं? मान लो ये लेके आई यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु मान लो कौन सा है? पी है। तो यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, तो जाहिर सी, अरे थोड़ा सा इसको सीधा लाइन ही ले लो ताकि हम इसका विस्थापन दिखा सकें। यहाँ तक आया है, तो इस पॉइंट पर हमें क्या लाना है? वोल्टेज। तो हम जानते हैं कि अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु से, मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, कार्य ही क्या कहलाता करता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। या फिर हम कार्य को ही क्या कह देते करते हैं? विभव कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि V जो आएगा वो कितना आ जाएगा? W/Q आएगा कि नहीं? आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो कितना कार्य होगा? वही विभव कहलाएगा। बस यहाँ एकांक आवेश होता है। अब यहाँ से तुम W की वैल्यू लाओ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा असल में है क्या? स्थितिज ऊर्जा है W, सब में हमें W लाना है। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? W इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू V आ जाएगा, या फिर V इंटू Q बोल दो। अब ये जो W है यही क्या कहला जाता है? स्थितिज ऊर्जा। और इसको किससे दर्शाते हैं? U से, है ना। इसलिए क्या बोल देंगे यहाँ पे? एक लाइन बोलना चाहें बोल सकते हैं, यही किया गया कार्य, यही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और ऊपर की लाइन तो बन जाएगी, ये कितना आ जाएगा? U इक्वल टू Q इंटू V। पेपर में आ सकता है क्योंकि क्वार्टरली हाफ ईयरली में कई बार देखा गया। शुरू में थ्योरी क्या लिख दोगे? वही जो बुक में लिखे, किसी बिंदु आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लो, ये कोई बिंदु है, ये कोई अनंत है, इसको यहाँ से किधर लाया जा रहा है? यहाँ। समझ गए? यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, बल लगाएंगे, विस्थापन होगा, कार्य होगा कि नहीं? तो इस बिंदु पर विभव ला लिए, V इक्वल टू W/Q। W इक्वल टू क्या बनेगा? Q इंटू V। और यही W क्या कहलाएगा? U कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये एक बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए होगा। निकाय क्या तो यही बेचारा, एक बिंदु आवेश वाला क्लियर है। अब अगला पॉइंट तुमको बुक में दिखेगा दो आवेशों के निकाय के लिए, है ना। तो दो आवेशों के निकाय में टोटल लाएंगे, बुक में मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ क्योंकि हमें ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर आता करता है दो बिंदु आवेश के लिए, दो बिंदु आवेश के लिए, दो बिंदु आवेश के लिए लगाएंगे तो इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे अगर डायरेक्ट लगा दें जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा धीरे धीरे लगाऊंगा। डायरेक्ट लगाएंगे जल्दी कैसे आ जाएगा? वोल्टेज वाले फार्मूले से वोल्टेज का यहाँ फार्मूला लगेगा। पहले ये समझो कि पहले यहाँ पे एक बिंदु आवेश लाए, ये मान लो एक जगह है ना, ये दो जगह हैं, ऐसे कर देता हूँ, ये दो जगह हैं जहां मुझे अनंत से दो आवेश लाने हैं। ठीक है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है अनंत पर Q1, और ये भी कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर Q2 रखा है। तो पहले मैं क्या करूंगा? इस वाले आवेश को पकड़ के यहाँ लाऊंगा, इस वाले आवेश को पकड़ के यहाँ लाऊंगा। ये हैं कहाँ? दोनों अनंत पर। परिभाषा क्या बताई थी? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। या फिर विभिन्न आवेशों के निकाय को, आवेशों के निकाय में आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने या फिर पास लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पास ही ला रहे हैं, एक ठो को ला लिए, अब एक ठो को ला लिए, तो यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हरा वाला यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हरा वाला अब यहाँ पे ये मैं भर दिया, यहाँ पे क्या आ चुका है? Q1 आ चुका। तो यहाँ Q1 के लिए मैंने जो कार्य किया उसे मैं W1 बोल दूं। Q1 के लिए जो मैंने कार्य किया मैं उसे क्या बोल दूं? W1। तो W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे बोल भी सकता हूँ कि Q1 को बिंदु क्या बोलते हैं? A, है ना, A और B बोल देते हैं। चलो, Q1 को A तक लाने में किया गया कार्य, बताओ कितना आएगा? 0। क्यों आएगा?
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र मान लिया था, यहाँ पे हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, खाली है, तो वहां भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी दोनों जगह विभव भी शून्य है। विभव शून्य है तो समान कह दो, इसलिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब ये आवेश यहाँ आ गया है, अब इस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो अब मैं दूसरे आवेश को लेके आऊंगा, कहाँ, बिंदु बी तक लाऊंगा। तो अब जब इसको यहाँ लाऊंगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, मतलब उस पर कुछ ना कुछ बल तो लगाएगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें दोनों को लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अब हम इसको यहाँ लाएंगे, चलो सेम प्रोसेस, पहला वाला तो आ गया, इसको जब यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ये Q2 यहाँ से हट के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा Q2, ये लो, ये Q2 आ गया यहाँ पे, वीडियो में दिख रहा है यार, डीलर तो नहीं है, चकाचक दिख रहा है, लाल वाला थोड़ा कम दिख रहा है। W1 तो हम लोग का 0 आया था, लेकिन अब हमने क्या किया है, इस Q2 को यहाँ लाए, Q2 को यहाँ लाए तो इसके कारण इस पर कुछ ना कुछ लग रहा था बल, ठीक है। इसीलिए देखोगे जो W2 लिखा हुआ है नीचे, W2 ना लिख के W ही लिखा है, आवेश Q2 इंटू विभव Q1 के कारण, नीचे लिखा है कि नहीं, Q1 के कारण उस पर क्या लग रहा था, विभव लग रहा था, क्योंकि Q1 पहले से था, तो यहाँ पे Q1 का क्या रेडी था, वोल्टेज। बिंदु आवेश के कारण हमने विभव पढ़ा था ना, नॉर्मल सा फार्मूला, क्या होता है बिंदु आवेश के कारण विभव, KQ अपॉन R, है ना। तो यहाँ Q कौन हो गया अपना, ये पुराना वाला Q, समझे। तो यहाँ जो हम ये कार्य का फार्मूला लाएंगे, ये कार्य का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q चेंज, है ना, क्योंकि हम ये Q1 के कारण लगाएंगे। तो यहाँ सीधे तुम बोल सकते हो Q1 बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश, भाई बहुत गर्मी है, बिंदु आवेश Q1 के कारण B पर विभव, B तो बिंदु है ना, B पर विभव क्या आ जाएगा, V इसको, अरे हट यार, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लें, R मान लेते हैं। अरे यार, तो ये आ जाएगा Q1 के कारण है ना, Q1/R, मानेंगे कि नहीं, मानेंगे। अब अगर हम यहाँ से जानते हैं कि कार्य लाना पड़ेगा, तो कार्य तो दोनों का मिक्स आएगा, और अगर यहीं पे मैं कार्य कर दूं तो यार, अरे यार परेशान किया। अब अगर हम इन दोनों का कार्य देखें तो हमें कार्य कौन सा लाना है, W2, ये तो W1 आया ना, अब W2 लाएंगे तो किसके कारण आ जाएगा, यही जो फार्मूला लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, आवेश Q2, है ना, आवेश Q2, ये दूसरा आवेश वहां से यहाँ लाए, पिछले जन्म का साथी है क्या यार, परेशान किया है कब से, मैं तो मटर भी नहीं क्यों ले, वेरी गुड, नहीं, जीवधारी को लात नहीं मारना चाहिए, केवल खाना चाहिए, मुर्गे की। हाँ, तो भी आ चुका है हम लोग के पास, ये कौन से पॉइंट पर आया, बी पर आया। अब हमें क्या लाना है, कार्य, है ना, कि इसको यहां से यहां तक लाएं तो कार्य क्या हुआ, है ना। तो जो कार्य का सूत्र लगेगा, वो कार्य का सूत्र क्या लगेगा, यही वाला, हम जान चुके हैं कार्य का सूत्र यही लगाना है हर बार, तो आवेश गुणे विभव, यहाँ पे आवेश ही लगेगा, तो कार्य बराबर क्या लग गया, आवेश कौन सा वाला, Q2 को लाए हैं, और विभव किसके कारण, पहले के कारण, विभव आ जाएगा V1 के कारण, हाँ वही लिखा है यार, V1 के कारण, अरे नहीं यार, Q1 के कारण। तो W बराबर आवेश क्या आ गया, Q2 आ गया, और यहाँ पे विभव पहले वाले कारण कितना आया, 1/4πε0 Q1/R आ गया। Q1 वहां पे अच्छा लगेगा, Q2 वहां पे अच्छा लगेगा, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R, और यही कार्य क्या कहलाता है ना, यहाँ पे क्या बोल दोगे, अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा यार गर्मी एक तो दिमाग खराब की है, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R, और ये हम बहुत आगे यूज करते हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, रुमाल भी नहीं रखी है मेरी, अंदर रखी है। यहाँ बात ये इंपॉर्टेंट है कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो धनात्मक आता है, और अगर असमान प्रकृति के हैं तो ये कैसा आता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है। धनात्मक प्रकृति के हैं तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। आज फिर कॉपी चेक करना पड़ेगा, इसरो की कॉपी कौन लाया भाई, चंद्रयान, मोदी जी की फोटो नहीं बनी, चंद्रयान की अकेले बनी है फोटो, चंद्रयान की फोटो अकेले शोभा नहीं देती है, उसके साथ मोदी जी अवश्य रहें। चलो
बुक में देख लो तुम्हें यही दिख रहा है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई उसको पढ़ लो थोड़ा सा। माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो Q2 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। बस उस P को मैंने B बोल दिया है, समझे। असल में ये जो U आएगा तो दोनों का इक्वल आएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ, ये तो मैं तुम्हें बुक वाला बता दिया। ये जो हम कार्य ला रहे थे कौन सा वाला था? W2 था। ये कौन सा था? W2 था। हाँ, लेकिन जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा लाते हैं तो क्या करते हैं हम? टोटल कार्य को जोड़ेंगे, है ना। ये W2 आ गया कि नहीं? तो जब हम स्थितिज ऊर्जा लाएंगे तो ये आ जाएगा U बराबर W1 प्लस W2, आएगा कि नहीं। और W1 की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि पहले यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं था। तो यहाँ पर हम सीधे बोल देंगे कि W1 क्या है? 0। इसलिए U बराबर क्या आ जाएगा? U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। हाँ, R स्क्वायर नहीं होगा। ये आ गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत? तो Q1 के कारण यहाँ पे क्या हो रहा था? Q1 के कारण विभव यानी विद्युत क्षेत्र रेडी हुआ। पहले विद्युत क्षेत्र था ही नहीं। जब हम अनंत से Q1 को यहाँ लाए तो ये Q1 के कारण एक एरिया बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। अब जब Q2 को लाओगे तो उस पर क्या लगेगा? विभव, बल, कुछ तो लगेगा ही। तो जब वो लगेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कार्य आएगा वो कार्य जो होगा W2 वो Q2 के लिए ही होगा, लेकिन उस पर जो वोल्टेज आएगा पहले वाले के कारण। तो पहले वाले का वोल्टेज हम इसीलिए पहले ला लेते हैं, तुम इसको V1 भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू रख दिया, कार्य आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा दोनों के योगफल के बराबर आएगी तो U बराबर क्या आ जाएगा? W1 प्लस W2। W1 तो 0 है क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ था ही नहीं। फिर डाउट ये भी आता है कि यहाँ पे कैसे आ गया, है ना। यहाँ पे माना जाता है कि विद्युत क्षेत्र में कहीं लाए हैं, ठीक। अब अरे यार रुमाल लाना पड़ेगा मेरे को, मेरी रुमाल कहाँ गई? कुछ ज्यादा ही पसीना चलता है, एकदम मजदूरों वाला फीलिंग आता है। पंखा खोसो उसमें, तुमसे बन जाएगा? रुक जाओ, अरे तुम लोग रहने दो, कौन करंट लग जाएगा तो फिर डांट देना पड़ेगा मुझे घर वालों को। देखा हजारों दफा आपको। अब देखना पंखा तेज चलेगा, लाइट रहती धीरे चलता है, इन्वर्टर से तेज चलेगा। वो तो चल चुका उसका पिकअप उतना जल्दी नहीं बनता। हाँ हाँ, कितना अच्छा वाला है, एकदम जैसे डोसा खाने के बाद फीलिंग आता है वो वाला फीलिंग आ रहा है। कल का चाउमीन अच्छा नहीं था। ये बताओ कि ये समझ में आया तुम लोग के कि नहीं। अब हमें कौन सा लगाना है? तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला लगाएंगे जिसमें 3 आवेश हो। तो उसमें देखो मैंने चित्र नहीं बनाया है, लेकिन मुझे चित्र यहाँ समझाना तो पड़ेगा, ठीक है। मिटा दूं इसको पूरा? मिटा दूं? एक बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, समझ गए। पेपर में अगर आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, उदाहरण दीजिए, तो तुम्हें उदाहरण में ये 2 ठो लिखने पड़ेंगे। 3 ठो वाला मान लो नहीं बना, लेकिन 2 ठो तो करना ही पड़ेगा। 3 ठो वाला भी बन जाएगा। ये पहले मेरी नोट्स में नहीं था। फिर एक लड़की आती थी मॉडल स्कूल की, वो जो आसी है ना, उसकी बड़ी वाली दीदी, वो बताई कि हमारे स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा रहे थे। तब मैं बोला मैं भी पढ़ा देता हूँ कभी आता था नहीं, परिभाषा आती थी, परिभाषा वही है, बस एकांक आवेश हटा के पूरा आवेश रख दो जैसे अगर V इक्वल टू करता हूँ W/Q, तो W/Q का मतलब क्या हुआ कि ये 1 कूलाम आवेश के लिए आएगा, है ना भाई। टोटल का भाग देते हैं अगर तो 1 के लिए आ जाता है ना। तो एकांक आवेश को लाने में जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभव, समझे। लेकिन कोई भी आवेश को लाने में जो कार्य होता है वो क्या कहला जाता है? U। कार्य ही U है। इसीलिए देखो, ध्यान से देखो, दोनों बारीक चीजें देखो। यहाँ पे विभव में भाग हो रहा है, जब भाग देते हैं तो कितने का लाते हैं? 1 का। लेकिन जो U हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? आवेश का गुणा हो रहा है। गुणा कब करते हैं? जब 1 से अधिक का लाना। बात समझ में आ रही है? बस एकांक शब्द हटा दीजिए और विभव की परिभाषा चिपका दीजिए। क्लियर है? एकांक लाए हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। लेकिन किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य ही है, ये कार्य ही है, नाम बदल गया, क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा। अब ये तो 1 के लिए कार्य था, है ना। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 के लिए कार्य, तो 1 के कार्य में मैं Q का गुणा कर दिया। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो। अब आगे बढ़ो। 3 कूलाम आवेश वाले, 3 कूलाम आवेश वाले के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। उसमें लिखा है कि माना एक त्रिभुजाकार निकाय ABC तीनों आवेशों Q1 Q2 से मिलकर बना हुआ है। मस्त गर्मी थी।
जिसमें ए बी इक्वल टू R1, बी सी इक्वल टू R2 और सी ए इक्वल टू R3 है। हमें इसकी टोटल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बुक में मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, तुमको डायरेक्ट भी बता देता हूँ, थोड़ा विधिवत भी। वैसे डायरेक्ट वाला ज्यादा ईजी है। देखो यहाँ पे हम एक त्रिभुजाकार निकाय मान लेते हैं, इसको बिंदु ए बोल दो, इसको बिंदु बी बोल दो और इसको बिंदु सी बोल दो। तीनों पर आवेश रख दो। तीनों पर आवेश क्या रखोगे, इस पर रख दो Q1, इस पर रख दो Q2, इस पर रख दो Q3। ठीक है, जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी, इसको R12 बोल दो। उसमें 1 बस बोला है, 1 भी बोल सकते हो तुम, 1 बस बोलना है। अच्छा ऐसा कहो तुम, ये R1 हो जाएगी, R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, ये 1 और 2 के बीच की दूरी है, ये वाली 2 और 3 के बीच की दूरी है, और ये वाली 3 और 1 के बीच की दूरी है। ऐसे बोल दोगे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। जो आवेश ऊपर रहते हैं वही दूरी नीचे आती है, जैसे आवेशों गुणा होगा। तो अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो वो भी तरीका बढ़िया है, और अगर थोड़ा डायरेक्ट ना लगा के विधिवत देखना तो वो भी वो बढ़िया है। विधिवत वाला मैं समझा देता हूँ, लगा देते हैं डायरेक्ट वाला, ताकि पेपर के लिए याद रहे। विधिवत वाले में मान लो यहाँ पे कोई आवेश नहीं रखा है, मान लो सबसे पहले हम अनंत से किसको लेके आएंगे, Q1 को। तो अनंत से Q1 आया तो क्या कोई कार्य हुआ, नहीं। तो W1 बराबर क्या आएगा, 0। अब W2 लाएंगे, तो W2 लाएंगे तो वही आएगा जो भी अभी आया था। कितना आया था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। ये R बस R स्क्वायर नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। अब जब इसको लाएंगे तो दोनों इस पर बल लगाएंगे कि नहीं। अब जब हम इसको लाएंगे, समझ रहे हो, पहले ये वाला लाए तो किया गया कार्य शून्य, जब इसको लाए तो केवल यही धक्का मार रहा था, तो किया गया कार्य क्या आएगा, मैंने बता दिया, Q1 Q2 अपॉन R आएगा, R12 आ जाएगा। ये W2 आ गया। फिर W3 करोगे तो कौन कौन लगाएंगे बल, दोनों मिलकर लगाएंगे बल। तो एक बार ये बल लगाएगा तो क्या आ जाएगा, Q2 Q3 अपॉन R आएगा, और एक बार ये बल लगाएगा तो Q1 Q3 अपॉन R आ जाएगा। तो इस तरह वहां पे 2 बल इकट्ठा लगेंगे। ठीक, तो तीनों को मिला के जब लिखेंगे तो फाइनल आंसर में तीनों मिक्स आ जाएंगे। समझ में आया बात। तो मैं यहाँ पे तुम्हें समझा भी देता हूँ कि सबसे पहले हम Q1 को लाए, तो Q1 को जब लाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा W1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज में परिवर्तन नहीं था, 0 था, 0 है, 0 ही रहेगा। अब जब Q2 लाएंगे तो क्या होगा, Q1 पहले से विद्यमान है ना, तो W2 वाला जो फार्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा, Q2 इंटू V1 बनेगा। अरे अभी बनाए थे ना, इतना तेज पसीना चल रहा है। हाँ, तो ये W2 इंटू V1 आ जाएगा। हाँ, Q2 इंटू V1 चमकता होगा ना। Q2 इंटू V1 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R। अब देखो ये W2 यानी Q2 को ला रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R12। समझ गए, 12 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि भूखे जैसे लगाएं। तो W2 इक्वल टू हमें मिला क्या, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। पहले वाला ही है, ये भी पहले वाला है, ये भी पहले वाला। अब नया वाला कौन सा आ जाएगा, Q3 वाला। जब Q3 लाएंगे जनाब, तो ये दोनों लोग उस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जब दोनों लोग लगाएंगे तो अगर मैं Q2 के कारण Q3 में लगाऊं कार्य, है ना, तो W3 जो आएगा वो 2 लोगों के कारण आएगा। पहले तो ये Q3 के कारण आएगा, है ना, और किसके कारण आएगा, Q1 के कारण आएगा ना। नहीं यार, यहाँ पे मुझे Q2 लिखना चाहिए, सॉरी Q3 लाया हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे Q3 लिखना चाहिए। अब वोल्टेज कैसे लिखूंगा, वोल्टेज दोनों में कौन सा लगेगा, एक बार 1 वाला लगेगा, एक बार 2 वाला लगेगा। तो एक बार V1 लगेगा और एक बार V2 लगेगा कि नहीं, समझे ये जो लिखा मैं, नहीं पल्ले पड़ा क्या। मैं आवेश Q3 लाया, Q3 को लाऊंगा तो पहले वाले के कारण भी इस पर विभव लगेगा, दूसरे वाले के कारण इस पर विभव लगेगा। अभी कार्य का सूत्र क्या बना था, V इक्वल टू W अपॉन Q था, तो W इक्वल टू क्या बना था, Q इंटू V बना था ना। यहाँ वह आवेश जिसे ला रहे हो और जिसके कारण विभव लग रहा है, यही ना था, जिस आवेश को ला रहे हो और जिसके कारण विभव लग रहा है, इतनी सी बात है। तो यहाँ पे हम आवेश कौन सा ला रहे हैं, Q3 आवेश ला रहे हैं, तो पहले इसके कारण V1 के कारण लगेगा, V1 यानी Q1 के कारण, है ना। तो V1 के Q1 के कारण विभव V1, और जब हम इधर देखेंगे तो ये भी लगाएंगे, यानी Q2 के कारण विभव V2, दोनों को जोड़ दो। समझ गए बात को, क्लियर है। इस वाले में क्या था, Q2 को लाए थे, दूसरे वाले में हम Q2 को लाए थे। जब Q2 को लाए तो केवल किसके कारण विभव लग रहा था, Q1 के कारण।
अब जब इसको ला रहे हैं तो Q1 के कारण विभव लगेगा और Q2 के कारण विभव लगेगा, 2 बार ना आ जाएगा, बस दोनों को जोड़ देंगे फार्मूला आ जाएगा। सी क्यों लिख दिए, देखा हजारों। V1 कितना है हमें पता ही है, V1 यानी क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R आ जाएगा। अब ये देखो 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, 1 और 3 का डिस्टेंस क्या माना है हमने, 1 और 3, 1 3 3 1 कुछ भी बोल दो, 1 3 ही बोल दो, 1 3 3 1 में एनी डिफरेंस, नॉट एट ऑल। वेक्टर थोड़ी ले रहे हैं हम लोग, क्या वेक्टर में बात चल रही है? अब सही है, जुकाम हो गई यू हुआ वो। यहाँ पे क्या आएगा Q3 इंटू V2 यानी इसके कारण कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 के कारण ला रहे हैं ना, और दूरी कितनी है R23। अब इसको सुंदरता के साथ साथ में लिख दो, जन्म के साथ। किसी की रिंगटोन बजी क्या? अच्छा मैं सोचा अशोक का फोन आया। Q1 इंटू Q3/R13 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू Q3/R23। जो ऊपर आवेश है वही नीचे दूरी, जो ऊपर आवेश है वही नीचे दूरी, जो ऊपर आवेश है वही नीचे दूरी। ये विधिवत वाला है, डायरेक्ट भी बताता हूँ फिर, है ना। अतः हम क्या बोल देंगे, अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, क्या लाना है हमें, स्थितिज ऊर्जा। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा वो क्या आएगी W = W1 + W2 + W3। अच्छा तुम लोग 10th में 11th में ओमेगा नहीं पढ़े हो, है ना? तुम लोग तो बोलो ही ना, मैथ वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैथ में एक चैप्टर था ओमेगा का, नहीं पढ़े हो? हाँ हम लोग पढ़े थे। अरे तुम लोग थोड़ा सा ओमेगा पढ़े थे, कोणीय वेग पढ़े थे, है ना, कोणीय वेग। मैं ओमेगा चैप्टर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर था, पहले था हम लोग के समय एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन हो गया, जानते हो क्या पढ़ते थे हम लोग, ऐसी चीज पढ़ते थे जो साला कोर्स में नहीं है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, बनाया ओमेगा तो मुझे याद आ गई ओमेगा की, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अरे ऐसे लिखो यार, Q1 Q2/R12 आ गया, प्लस इसकी दो वैल्यूज हैं ना, ये भी और ये भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3/R23। डॉक्टर भी शर्मा जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इकट्ठा देख लेना है। तो इकट्ठा देखेंगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों कॉमन। तो U = जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या मिलेगा Q1 Q2/R12 प्लस Q2 Q3/R23 प्लस Q3 Q1 वही Q1 Q3/R13 मिलेगा। बस यही तुम्हारा सूत्र है, यही तुम्हारा क्या है सूत्र है, यही तीनों निकाय के टोटल स्थितिज ऊर्जा आ गई। बात समझे? बस इसी में तुम क्या कर दोगे, अगर हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज है, अगर क्या हुई है समबाहु त्रिभुज हो, तो यहाँ पे R1 सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, तो यहाँ पे R बन जाएगा, R बन जाएगा, सबका R क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, बस समझे। और अगर तीनों आवेशों के मान बराबर हो, तीनों आवेशों के मान बराबर, तो Q² आ जाएगा। अब मान लो ये तो हमने 3 आवेश के लिए लिया, यही अगर अनंत आवेश के लिए होता, खूब सारे, मान लो 20-25 आवेश ले लिए, तो ये बार बार वही आएगा, तो Q1 Q2 Q2 ऐसे बढ़ता जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो आवेश लिखते हैं ऊपर गुणा में, उसी के नीचे क्या लिखते हैं दूरी, तो इसको जब डायरेक्ट लिखेंगे तो ये एक U बराबर फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कॉमन आ गया, यहाँ पे एक समेसन लगेगा, समेसन लग के क्या हो जाएगा Q यानी IJ/RIJ, एक ये फार्मूला बन जाएगा। ये कितने आवेशों के लिए है, I और J आवेशों के लिए, समझ गए, जितने आवेश ले लेंगे हम, यही जो IJ की वैल्यू होगी वही नीचे भी वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत। तो ये था विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये विधिवत वाला हो गया। अब तुम डायरेक्ट वाला कैसे लगाते, तुम डायरेक्ट वाला लगाते तो पहले U1 लगा देते, फिर U2 लगा देते, फिर U3 लगा देते, तीनों विद्युत क्षेत्र में ही लगा देते, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाता, जैसे बुक में लगा हुआ है। देखो सबसे पहले AB की विद्युत स्थितिज ऊर्जा लाया हूँ,
है ना। यहाँ सिंगल की नहीं देखते हैं, डबल डबल की ही लाते हैं। यहाँ सिंगल वाले से मतलब ही नहीं कि Q1 को लाएं कि नहीं, कहीं W1 का जिक्र है नहीं, पहले AB के लिए ला दिए हैं तो क्या आ जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन R12, फिर BC के लिए लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, Q2 Q3 अपॉन R23, इसके लिए लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13, 1/4 1/4 सब में। फिर कुल ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, U में सब में कॉमन आ जाएगा। समझ गए। और ये था विधिवत वाला। अब तुम्हें ये समझ में आया तो ये कर लेना, वो समझ में आया तो वो कर लेना, हालांकि वही समझ में आ रहा होगा। उसमें देखो R एक जगह कॉमन ले लिया है, क्या बोल के, समबाहु त्रिभुज बोल के, फालतू बात है, उससे कोई मतलब, कोई दिक्कत। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या बताई मैंने, कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बस यहाँ एकांक आवेश का हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि एकांक के लिए कार्य ही विभव है। अब विभव में हम एकांक से ज्यादा आवेश का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एकांक आवेश को ला रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे हम, विभव। एक से ज्यादा का ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत। विभव जो होता है एक के लिए होता है, यूनिट के लिए होता है, इसीलिए उसमें आवेश का क्या देना पड़ता है, भाग। W/Q वरना क्यों करते हैं, जब भाग देते हैं तो हमें एक की वैल्यू मिलती है। जैसे अगर 500 रुपए में 10 पेन ला रहे हैं तो एक पेन लाने के लिए 10 का क्या करोगे, भाग करोगे, गुणा करोगे। एक का लाने के लिए भाग करोगे। अब एक का ला लिया तो कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। 50 रुपये का एक पेन लाए हैं मान लो, ठीक। अब मुझे 3 पेन का लाना है, तब 3 पेन लाने के लिए गुणा करोगे कि भाग करोगे, गुणा करोगे। तो जो 3 का ला रहे हैं वो गुणा है, और वो जो गुणा है वही क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और जो एक का ला रहे हो वो विभव है। समझ गए। लो यहाँ से टॉपिक है तुम्हारा डन। अब आता है नया टॉपिक, चालक की धारिता। इसमें किसी कोई दिक्कत। और जो बुक में परिभाषा दी हो तो निकाय के लिए, अब ये 3 आवेश मिलके क्या बना दिए, एक सिस्टम। एलविस यादव और राव साहब। ये पानी कौन पी गया मेरा भाई, अच्छा देखा है जब। नहीं यार, इस साल में गणेश जी की स्थापना नहीं किया। तुम वो जो बनाए थे उनकी स्थापना की है, कहाँ गई। ये बढ़िया बनाई थी, यूट्यूब से देख के बनाए थे क्या। वही वाला वीडियो मैं भी देखा था तभी मैं जान गया। तुम पानी नहीं है उसमें, कहाँ है देख लो। सूंड बनाए थे तुम्हारी, बन गई थी सूंड। मैं पता है कैसे बनाया था, मैं मिट्टी में फेविकोल मिला के उसे मिक्स किया था। हाँ तो क्या भाई, सूंड बनाता था नॉर्मल, टूट जाती थी पुट्टे से। फिर मैं दिमाग लगाया, मतलब इसके बीच का आणविक बल बढ़ाना पड़ेगा। तो आणविक बल बढ़ाने के लिए मैंने मिट्टी में फेविकोल मिला दिया, फिर उसका बढ़िया बॉन्ड बन गया, एकदम मजबूत हो गया। फिर अब मैं सूंड जिधर मोड़ दूं उधर मुड़ी, देखो आज तक वैसे मुड़ी है। वीडियो में दिखा दूं, ये मैं बहुत साल पहले बनाया था। ये मैं पिछले साल बनाया था, मिट्टी के गणेश जी। माटी के महादेव बोला जाता है, लेकिन ये महादेव नहीं, बड़ी मेहनत में बनाया था। ये क्रैक हो गए थे, फिर इनको फेविकोल वगैरह सब में एडजस्ट किया था। ये पगड़ी वैसे बनाए हो जैसे मेरी पगड़ी है ना, ये सेम बनाई है, लगता है वही वीडियो देखी ये फेविकोल से बनाए गए हैं। क्या है कि हमारे यहाँ की मिट्टी टूट जाती है सही में। ये क्या लेके आए, ये तो बहुत महकता है ये वाला फूल। कुमुदनी है क्या, नहीं महकता, नाली वाला फूल है ये। चढ़ा दीजिए इसको, लोग पटक पटक के फोड़ डालें, इसको नहीं, इनको पटक पटक के फोड़ डालें। नहीं, पटक के नहीं फोड़े, इनकी 2 बीवियां वो मारेंगे मेरे को। मैं ये सोचता हूँ कि गणेश जी दांत क्यों तोड़ दिए थे। एक तो कहते हैं एक्सीडेंट में टूट गया था। मैं दांत नहीं बनाया आज तक, टाइम ही नहीं मिला। लगता है 2 तो चावल चपका दूं। एक तो चावल इधर से बासमती वाला चाहिए उसके लिए, ये वाला चावल दिक्कत करेगा। हम लोग उस दिन ढाबा में जो खाए तो बढ़िया चावल था ना यार, है ना, बड़ा बढ़िया बना के लाया था। पता नहीं चावल जाके पूछना पड़ेगा कौन है कंपनी का चावल था। हम लोग के घर में छोटे साइज का रहता है, वो बढ़िया लंबे लंबे चावल थे, बासमती ही था लगता है। लेकिन जो भी रहा वो आनंद बहुत आया था। खाना खाने में आनंद आता है, लेकिन जब भूख लगी, अच्छा बिल कोई दूसरा दे, पानी नहीं देना है।
हो गया, मैं ही खुद ही आदमी यही कचरा है, तो पानी क्या होगा कचरा। क्या वो वहां से जो पानी ला के दे रहा है क्या वो एकदम 100% प्योर है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्लियर है ना। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर रुख करते हैं। इसके बाद सुन लो, इसके बाद 3-4 टॉपिक और हैं आपकी बुक में, लेकिन मैं वो सब नहीं पढ़ा रहा, मेन बुक की बात कर रहा हूं, अपनी बुक की नहीं। इस टॉपिक के बाद सब लोग सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूं? इस टॉपिक के बाद 3-4 टॉपिक और हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं करा रहा, मैं उन्हें स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है वो सब पेपर में ना के बराबर है संभावना आने की। पहली बात तो जितना हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें केवल 4 दिन जो पढ़े वही था काम का, अगर हम पिछले साल का ट्रेंड देखें तो। ठीक, अब थोड़ा स्कूल के मास्टरों से, अब नए जो फिजिक्स के आएंगे उनसे बात करो कि सर न्यूमेरिकल में क्या आएगा। अभी अब यही नहीं समझ में आ रहा कि न्यूमेरिकल में क्या आएगा। न्यूमेरिकल बताना चाहिए ना सरकार को, ब्लूप्रिंट में सिलेबस में लिख के देना चाहिए। अब पहले जब आता था ना तो उसमें लिखा रहता था कि सेल के विभवांतर विद्युत वाहक बल वाले आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करें। अभी नया वाला सिलेबस आया है ना, उसमें देखना जहाँ फिजिक्स का सिलेबस लिखा होगा उसमें शायद नीचे लिखा हो, नहीं लिखा है, लिखा तो होगा, किसी न किसी में लिखा हो, सिलेबस में देखना, सिलेबस में। चलो चलो आगे बढ़ो। अब क्या आता करता है, चालक की धारिता। अब हम लोग की नई हेडिंग है चालक की धारिता, इसको थोड़ा सा ही पढ़ पाएंगे आज, अच्छी हेडिंग है चालक की धारिता। जहां तक है परसों हम लोग के चैप्टर हो जाएगा। आज तारीख क्या है? धारिता, यानी हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो गया है कैपेसिटेंस। अभी तक हम लोग का क्या चल रहा था, विभव। यहाँ से विभव खत्म करते हैं, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और ये जो टॉपिक शुरू हो गया ये क्या है, कैपेसिटेंस। पता नहीं क्यों हरा वाला मार्कर एकदम हल्का है, लिखने में मजा नहीं आता, इससे उड़ जाता है, लगता है फेंक, जैसे प्लेटिना। चालक की धारिता का मतलब ये समझो, जैसे कोई भी बर्तन होता है ना, उसकी एक धारिता होती है, कैपेसिटी होती है। ये अगर मान लो कोई बर्तन है, इस बर्तन की कैपेसिटी है कि इसमें इतना ही पानी आएगा, इससे ज्यादा क्या पानी आ सकता है? नहीं, इसमें इससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता। जैसे ग्लास अगर देखें तो उसमें 250 ml पानी आ जाता है, जो लीटर वाले बॉटल होते हैं उनमें 1 लीटर पानी आ जाता है ना। तो ये जो होती करती यही धारिता होती है बॉटल वगैरह की, पात्र वगैरह की। जैसे कप है, इसमें 270 ml पानी आता है, ठीक, फिटम फिट कितना 270। अगर ऊपर से थोड़ा सा खाली रहने दें तो इसमें 250 एक पाव होता है, हाँ, तो इतना उसमें पानी आ जाता है। तो ये जो पहले हम पढ़ते थे ये क्या कहलाती थी कि पात्र की धारिता। क्या? हाँ, मैं पीता ही हूँ, नाप लो, हल कर लो गणित से आज। हाँ, मैं गणित से ही हल किया था। अरे वो 9वीं वाला लड़का आता है उससे कराया था, उसको तो मैं कुछ दे देता हूँ, इसका क्षेत्रफल लाओ, इसका आयतन लाओ। शिवलाल की किताब का उससे मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगवाया था। यहाँ ध्यान दीजिए। तो धारिता हम पहले पढ़ते थे, जैसे छोटी क्लास में तुम सवाल लगाते थे कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये है फलाना ठिकाना, बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे देता था, सेंटीमीटर मीटर में बदलने वाली लगाते थे ना, ऐसा कुछ। हंस क्यों रहे हो तुम? कहीं नहीं है, 10वीं किताब लो, अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल 9वीं किताब में दिया है, धारिता का सवाल ही है, गिलास वाला है, बर्तन साफ साफ लिखा है, धारिता बताओ, आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। कैसे लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कैसे पता है? तुम लोग जानते हो ना इंग्लिश मीडियम में थी 10वीं तक, अब हिंदी आ गई। इंग्लिश मीडियम वालों की यही दिक्कत रहती है कि वो बचपन का जितना पढ़े रहते हैं उनका सब भूल जाता है। हिंदी मीडियम वालों की यही दिक्कत रहती है, उनको बचपन का याद नहीं रहता है। बात वही है, भाषा अलग अलग है। चालक की धारिता समझो। चालक की धारिता का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई भी चालक है, ये क्या है, कोई भी चालक, मान लो ये आयरन की कोई प्लेट है, जब हम इस पर क्या देंगे, आवेश देते हैं, ठीक, तो आवेश की एक लिमिट होती है कि कितना आवेश आएगा। ऐसा नहीं कि तुम उसमें अनंत आवेश दे दो, अनंत आवेश में फिर वो पिघल के बह जाएगा। जैसे लोहा होता है, जब उसको बहुत ज्यादा गर्म करो तो क्या होता है, पिघल जाता है। एक लिमिट होती है जब वो गर्मी को सह सकता है, फिर एक लिमिट से ज्यादा हो जाती गर्मी तो ऐसे बह जाता करता है ना, लिमिट होती करती है। ऐसे पानी में भी है कि बर्तन में डाल रहे हो तो बर्तन की एक लिमिट है, यहाँ तक पानी आएगा, उससे ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। बस यही तुम्हें ध्यान देना है कि जिस प्रकार
जिस प्रकार किसी पात्र में क्या डाला जाता है, पानी, है ना, ये क्या है, कोई पात्र है, पात्र में जब पानी डालते हैं तो उसकी क्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है कि नहीं। जब पात्र में पानी डालते हैं तो उसकी क्या बढ़ती है, हाइट। बस यही नई चीज में कन्वर्ट हो जाता करता है, क्या क्या, इस पात्र को बोल दिया जाता करता है चालक। अच्छे समझना, पेपर में इसका मात्रक फैरड में आता करता है कि धारिता का मात्रक क्या है, फैरड, फैरड आता ही, एक फैरड को परिभाषित कीजिए, यही सब आता है। और ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई, इसको क्या बोल दिया जाएगा, विभव। और जो ये पानी है इसको क्या बोल दिया जाएगा, आवेश। क्या बोल दिया जाएगा, आवेश। बात समझ में आई। ये नए जमाने के लिए कहला जाएगा, समझना उसी से है तुम्हें। जिस प्रकार किसी पात्र में, जैसे ग्लास है, कोई ग्लास है, उसमें हम पानी डालते हैं तो उस पानी की क्या बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है ना। उसी प्रकार यदि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसी अनुपात में उसका विभव बढ़ता है। समझ गए। तो इस आधार पे क्या कहा जा सकता है कि V प्रोपोर्शनल Q, नहीं Q प्रोपोर्शनल V, उल्टा हो जाएगा ना, Q प्रोपोर्शनल V। आवेश देने पर विभव उसका बढ़ता जाता है। बात क्लियर हो गई, आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है। इसी को जब आगे सॉल्व किया, यहाँ पे एक लाइन लिखा भी होगा मैंने बुक में, क्या लिखा है कि किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसी अनुपात में उसका विभव बढ़ता है, अतः चालक का विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपात है। ये इधर उधर लिख सकते हो, कुछ जगह उल्टा भी लिखा है, कुछ जगह सीधा भी लिखा है, कैसे भी लिखते हो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q इक्वल टू क्या आ जाते हैं, C इंटू V। C एक कांस्टेंट है, और जब हम C की वैल्यू लाते हैं यहाँ से तो C इक्वल टू क्या आ जाता करता है, Q अपॉन V। V इधर से इधर भाग में जाएगा, हो गया, आ गया कि नहीं। जहां C क्या है, C एक नियतांक है और C ही है चालक की धारिता। यही C क्या है, धारिता। और C से क्यों दर्शाते हैं चालक की धारिता को, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया। बस ये भी एकांक आ जाता करता है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कांस्टेंट नहीं है, जैसे स्वप्रेरकत्व आएगा, वो भी एक कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ये अनुपात वाले कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू थोड़ी है। C क्या कोई फिक्स वैल्यू है जो दुनिया में हर जगह यही रखोगे, इसलिए इनको ऐसा नियतांक बोला जाता है जिनकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। जैसे KH, क्या उसकी कोई फिक्स वैल्यू है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग है, ठीक, हर गैस के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये धारिता जो आई है वो क्या आई है, Q अपॉन V। लेकिन धारिता को जब परिभाषित करते हैं तो क्या बोल देते करते हैं, किसी भी चालक को, है ना, आवेश देने पर उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है तो चालक की धारिता कहलाती करती है, या फिर एकांक वृद्धि होने के लिए जितना आवेश दिया जाता है वही चालक की धारिता कहलाती है ना। मतलब किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है वही आवेश चालक की धारिता कहलाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, असल में बल बताता है, ऐसे ये जो चालक की धारिता ये क्या बताती है, आवेश। लेकिन ये 1 वोल्ट की बात करता है, मतलब इसका वोल्टेज कितना बढ़ जाए, 1। तो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी बढ़ जाए, मान लो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए। अब 1 मीटर हाइट का बर्तन तो लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, अपने यहाँ टंकी थोड़ी रखना है। तो 1 मिलीमीटर ज्यादा छोटा हो गया, 1 सेंटीमीटर हाइट में जितना पानी आया है वही उसकी क्या है, धारिता। यूनिट मिलाई जाती करती है। बस इसमें यही था, संख्यात्मक रूप में कहा भी जाता करता है, बगल में परिभाषा लिखी हुई है। ये परिभाषा ही आपको पेपर में लिखना है। यहाँ लिखा है जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। नीचे से मेन परिभाषा लिखी, किसी चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे यदि हम बोल दें, यदि V की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो ये कितना है, C इक्वल टू Q आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो यहीं से तो बना है कि जो चालक की धारिता है वो विभव, विभव कहाँ से आया, जो चालक की धारिता है वो उसे दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। विभव बढ़ेगा ही, चालक को जब आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, इसीलिए साफ साफ लिखा है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। क्लियर, याद करना है क्लास में, तुम लोग सोचो तुम घर जाके पढ़ोगे, मैं चाहता हूँ 80% यहाँ डन हो जाए, घर जाके उसको 20 कर लो ताकि कल 100% हो जाए। लेकिन तुम लोग अलग सिद्धांत पे चल रहे हो, वो है यूट्यूब में सोल्यूशन ढूंढना। मेरे 2023 वाले वीडियो में व्यू आ रहे हैं, वही जो पिछले साल पेपर के बाद अपलोड किया था, वो स्कूल में तुम्हारे सर बोले थे, बोले सर को बोल देना अपने बना के दे देंगे, वही मैं बना डाला था। मैंने जब देना है तो अच्छे से बना के दे दूँ, उसमें भी एक तो गलत लिख दिया था।
तो यहाँ क्या बोला गया कि किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में यानी हाइट में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। क्लियर हो गई बात? बस यही था, कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ बातें आती करती हैं जो हमें बताती हैं इसके मात्रक और विमा के बारे में। तो चालक की धारिता नॉर्मल से हम समझ गए, धारिता असल में है क्या? धारिता असल में है आवेश की मात्रा जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें जानना है। सबसे पहले होता है इसका एसआई मात्रक। इसका मात्रक क्या आएगा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और प्रति वोल्ट। आ गया कूलाम प्रति वोल्ट। इसका लोकल मात्रक हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? फैराड। लगता है फैराडे ने खोज की थी। और कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और इस टॉपिक से आपके जनरली आते करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यहीं से आते करते हैं। फैराड हम समझ गए। अब हमें क्या करना है? एक फैराड की परिभाषा बतानी। एक फैराड की परिभाषा किससे किससे बन जाएगी? बहुत आराम है जिंदगी में, है ना। एक कूलाम बटे 1 वोल्ट आएगा। अब इसकी परिभाषा किससे किससे बन जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ। बिना प्रीपोजिशन, बिना इंटरजेक्शन, बिना कंजक्शन का सेंटेंस है। अब बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एमए किए हैं। तुमसे बन जाएगी? तुमसे शिवम? नहीं बनेगी। इसमें बनना क्या है यार? इतने दिन से पढ़ रहे हो। तुम बताओ सचिन? नहीं बनेगी। कुछ नहीं कुछ नहीं। अब तुम्हें यही नहीं पता बता क्या रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम था? सोनम। तुम बताओ। सोनम नाम है ना? हाँ। अरे अब तो पढ़ भी लिए होगे। प्रोसेस क्या चल रहा है पहले ये बताओ तुम लोग। हम विभव दे रहे हैं तो आवेश बढ़ रहा है, क्या आवेश दे रहे हैं तो विभव बढ़ रहा है? तो आवेश से शुरू करो। एक चालक है, उसको 1 कूलाम आवेश दे दिए, 1 वोल्ट विभव बढ़ गया, तो वही जो 1 कूलाम आवेश है तो धारिता हम 1 फैराड कह देंगे। तुम प्रोसेस तो समझो। ये मैं काहे प्रोसेस समझा रहा हूं? कोई भी पढ़ाएगा इसी उदाहरण से पढ़ाता है। यहाँ यही बताया गया कि चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसका विभव 1 वोल्ट वृद्धि होती है तो चालक को दिया गया आवेश या फिर चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। इसको तुम इस तरह भी बोल सकते हो कि 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही 1 फैराड कहलाती है ना। अब वो जितनी नहीं, उसकी चालक की धारिता कहलाती है। जिस तरह पेपर में लिखो। अब जब पेपर में लिखने बैठो 2-3 परिभाषाएं अपने ठोक के चले। अब देखो ये छोटी वाली परिभाषा कितनी बढ़िया। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की धारिता कहलाती है। बढ़िया डेफिनेशन है। क्या है? किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की धारिता कहलाती है। तो यहाँ पे बोल दिए यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। आते हैं ये पेपर में, खत्म। यहाँ से विमीय सूत्र में पढ़ाता नहीं हूँ, बाकी तुमसे बन जाएगा, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है गोली चालक की धारिता, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल। और कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, जहां तक इसी साल आया था। जहां तक रुको पेपर में रखा था ना यहीं पे किनारे, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता है क्या अदा करता है? चालक की धारिता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कल हम करेंगे कवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। अब इस साल देख लूं जहां तक है आया होगा। नहीं आया क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं 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 दिख रहा है। नहीं आया। किसी साल आया, पिछले साल आया रहा होगा, इस साल नहीं आया। पेपर में क्वेश्चन क्या है? किसी चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। या फिर किसी चालक की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो हम कल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और कल हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडेंसर। और परसों हम लोग के चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। संयोजन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला समझना है, ठीक है। परसों चैप्टर डन। उसके बाद आप लोग का क्या करवाना है? न्यूमेरिकल। यहाँ के न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ से क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।